हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी एकेडमी चांग में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे पॉलिटी, जो कि आने वाले एग्जामों में सबसे ज़रूरी टॉपिक्स होते हैं। इसमें से हमें इम्पोर्टेंट्स दिखते हैं, जैसे कि भाई संशोधन आ जाए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अमेंडमेंट आ जाते हैं डायरेक्ट। जैसे कि डायरेक्ट ये आ जाए आर्टिकल 370 क्या होता है क्वेश्चंस में, या कुछ और भी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे एग्जामों में हमें मिलते हैं। तो दोस्तों आज हम पॉलिटिकल साइंस करते हैं। तो दोस्तों पॉलिटी का हिंदी में मतलब होता है राज व्यवस्था। तो दोस्तों क्या होता है राज व्यवस्था। तो अब ये पहला क्वेश्चन यही आएगा कि फादर ऑफ पॉलिटी, जिनको हम क्या कहते हैं राज व्यवस्था का पितामह, वो किसको कहा गया है? अरस्तु को। ये एक क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में ही आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अब करते हैं दोस्तों, अब हम राज्य व्यवस्था में किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन, जिस पे पूरा देश चल रहा है, मतलब जिनकी वजह से जिसके कारण ये पूरा देश चल रहा है, क्योंकि इसमें हर कानून, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कानून इसमें लिखा होता है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या होती है? जैसे सरकार जैसे हमारी सेंट्रल लेवल पे सरकार भाई बीजेपी की है दोस्तों। तो उसमें जो पीएम है वो हमारे मोदी जी है, नरेंद्र मोदी। और स्टेट लेवल पे देख ले, स्टेट लेवल पे कौन है? हमारे बीजेपी के ही है, मनोहर लाल खट्टर जो सीएम है, खट्टर। तो ये सरकार के कुछ पार्ट है। उसके बाद पार्लियामेंट। अब दोस्तों पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट में क्या आ जाता है? पार्लियामेंट में सबसे पहले आता है राष्ट्रपति, जो कि देश का पहला नागरिक होता है। उसके बाद आती है राज्यसभा। उसके बाद आती है लोकसभा। राज्यसभा देखो पहले क्या आएगा? राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे कौन आएगा भाई? राज्यसभा। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा भाई? लोकसभा। ठीक है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसको कहते हैं संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं भाई? जो संविधान में, ऐसी संस्थाएं जो संविधान में लिखी गई है, जैसे निर्वाचन आयोग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन। ये संविधान में लिखी गई है। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो संविधान में लिखी गई है। उसके बाद देखो दोस्तों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसको असंवैधानिक निकाय, जो कि संविधान में नहीं लिखी गई है। तो आपके सामने एक ये जो नीति आयोग सुना होगा आपने, नीति आयोग को। और एक आपने सुना होगा लोकपाल और लोकायुक्त। तो दोस्तों ये जो संस्थाएं हैं, ये संविधान में नहीं लिखी गई है, इनको बाद में लाया गया है। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, जिनको हम क्या कह सकते हैं? संवैधानिक निकाय। दोस्तों अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में संविधान कहते हैं। अब संविधान का अर्थ समझते हैं। नियमों व उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज या फिर ब्यौरा।
मतलब कानूनों और या फिर नियमों का एक लिखित दस्तावेज होता है जो सुनिश्चित करता मतलब करेगा कि कानून कौन बनाएगा। मतलब वो ये कहता है कि कानून कौन बनाएगा, वो किस में लिखा है, एक दस्तावेज में लिखा है जिसको क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। भाई कानून कौन बनाएगा या कौन लागू करेगा, उसके बाद वह सरकार का संचालन कैसे होगा। तो ये सब क्या है, एक लिखित दस्तावेज में है जिसको हम क्या कह सकते हैं, संविधान कह सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि दुनिया में संविधान की अवधारणा किस देश ने दी। तो ये किस देश ने दी थी, फ्रांस ने। ठीक है दोस्तों, ये किस देश ने दी थी। देश में सबसे बड़ा जो कानून है वो या फिर सुप्रीम कह सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर संविधान है वो दो मतलब एक तरफ तो लिखित है और एक तरफ अलिखित है। मतलब संविधान को दो प्रकृति से लिखा भी गया और एक अलिखित भी होता है। तो अधिकतर भाग जिसमें लिखा जाए उसको क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। जिसमें अधिकतर भाग अलिखित हो, जिसका मतलब अधिकतर भाग लिखा ना गया हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लिखित ही नहीं है। कुछ भाग लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब कुछ भाग लिखा गया है, इसलिए वो क्या कहलाता है, अलिखित संविधान। उसके बाद देखो, लिखित संविधान मेनली जो मेन लाइन है वो ये है कि एक निश्चित संविधान सभा द्वारा निर्मित होता है। क्योंकि जब हमारे देश इंडिया में संविधान बनाया गया तो उसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, जिसमें प्रारूप समिति और भी बहुत सारी समितियां थी, और सब मिलके क्या किया था, संविधान का निर्माण किया गया था। लेकिन अलिखित संविधान में बिना संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, बल्कि ये एक मौखिक रूप से होता है। मतलब मुंह जबानी इनको याद किया जाता है किसी भी कानून को। ठीक है दोस्तों, इस जो लिखित संविधान है इसमें संशोधन करने की जो विधि है वो क्या होती है, कठोर होती है। मतलब उसमें आसानी से कोई कानून नहीं ला सकते। और इसमें जो है साधारण बहुमत के द्वारा कानून को हम लागू कर सकते हैं। क्योंकि ये तो मुँह ज़बानी होता है, टाइम के साथ हम उसको जैसे जैसे टाइम बदलेगा उसके साथ हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये पूछ ले तो लिखित संविधान जैसे यूएसए और इंडिया में है, और अलिखित पूछ ले तो किन देशों में है दोस्तों, सऊदी अरब या इंग्लैंड और भी बहुत सारे देश है जहाँ पर अलिखित संविधान है। दोस्तों अब हम संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको पढ़ते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब दोस्तों कैसे कैसे देश में कानून आए थे या फिर कानूनों की जरूरत पड़ गई थी देश में, और कैसे संविधान का विकास संविधान को बनाने में भाई हमें मदद मिली पुराने जो कानून आए थे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे देश पर उस समय राज कर रही थी। मतलब जब वो आई थी तब तो नहीं, आने के कुछ सालों बाद। तो दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 में। कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। वो कैसी कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी जिसके कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, मतलब शेयर धारक थे जो उसको कंट्रोल करते थे, या उनके पास कुछ शेयर्स थे उस कंपनी के। उन्होंने क्या मिल गया था, उनको एक चार्टर मिल गया था। चार्टर का मतलब होता है इजाजतनामा। इजाजतनामा मतलब उनको एक परमिशन मिल गई थी, इजाजतनामा। तो किससे मिली थी, जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के जो अधिकार के लिए जो इजाजतनामा मिला था, उसके बाद वे भारत में आए। और भारत में अगर वो इजाज़तनामा उन्हें मिला है तो इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड में जो और कंपनियां हैं उनको भारत में व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं था। सिर्फ किसको अधिकार था, BEIC, जिसको क्या कह सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद देखो दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बीता तो उन्होंने व्यापार से हटकर प्रशासनिक और देश में राजनीतिक मतलब वो खुद कानून बनाने के भी सोचने लग गए या फिर राज करने की सोचने लग गए थे। तो इसलिए वो प्रथम जो युद्ध हुआ था 1757 का, जो प्लासी का युद्ध कहा जाता है, जो अंग्रेज वर्सेस
सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब हुआ था, तब उनके बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देश पर राज करने का एक सुनहरा मौका मिल चुका था, क्योंकि वो ये लड़ाई जीत जाएंगे। और किसकी वजह से जीतेंगे? क्योंकि ये जो इनका सेनापति था भाई साहब का, ये भाई साहब कौन? हमारे सिराजुद्दौला जो बंगाल के राजा थे। और इनकी लड़ाई किनके साथ थी? अंग्रेजों के साथ। क्योंकि अंग्रेज क्या चाहते थे कि जो बंगाल पे जो राजा है वो हमारी कठपुतली हो, वो हमारे जो कानून हो गए उन्हीं पर को वो लागू करे या फिर प्रजा पर लागू करे, और हम जो चाहे वो हम हमारे इस बंगाल में करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भाई साहब को अच्छा नहीं लगा, इसलिए इन्होंने इनके साथ क्या शुरू कर दिया? युद्ध शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों की तरफ से जो क्या कर सकते हैं, सेनापति कह लो या नेतृत्व कह लो, वो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और बंगाल के जो नवाब थे वो खुद ही मैदान में उतर गए थे, जिनका नाम सिराजुद्दौला था। और उनके सेनापति था जो मीर जाफर था, जिन्होंने उनके साथ क्या कर दिया था? धोखा कर दिया था। वे और अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या कर लिया था भाई? खरीद लिया था। या फिर उनको ये कह सकते हैं कि भाई साहब हम लड़ाई करेंगे सिराजुद्दौला के साथ, आपको बीच में नहीं आना। अगर आप बीच में आए तो आपको बंगाल का नवाब नहीं बनाएंगे। तो इनको क्या मिल गया था भाई? मीर जाफर मिल गया था। मीर जाफर को क्या दे दिया था? एक प्रकार से उनको एक ट्रॉफी दे दी थी, या कह दिया था कि हम जैसे ही बंगाल में जीतेंगे तो आपको क्या बना दिया जाएगा? राजा बना दिया जाएगा। तो अब ये क्या जाते हैं? जीत जाते हैं। और ये क्यों जाते हैं? हार जाते हैं। तो दोस्तों, अब बंगाल में अंग्रेजों की जीत हो चुकी थी और सिराजुद्दौला हार चुका था। और वादे के अनुसार उन्होंने अब मीर जाफर को बंगाल का राजा या फिर नवाब बना दिया था। तो अब से वो देश पर व्यापार के साथ राज करना भी स्टार्ट कर देते हैं। और इतना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।